We have the co-moderator, very special name coming all the way from UK. Please give a big round of applause for Mr. Matt. श्री मैट स्मिथ ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क जैन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जहां वे 180 से अधिक देशों में उद्यमियों और इकोसिस्टम लीडर्स को आपस में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। उन्हें 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे उद्यमिता, रिसर्च और पॉलिसी के संगम पर काम करते हैं। उन्होंने यूके में NACUE और सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योर्स की सह स्थापना की है। जैन में वे शरणार्थी उद्यमिता यानी रिफ्यूजी एंटरप्रेन्योरशिप और यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन पर केंद्रित वैश्विक पहलों का नेतृत्व करते हैं। उन्होंने 28 देशों में बेस्ट प्रैक्टिस शरणार्थी उद्यमिता समुदायों की स्थापना में सहयोग किया और यूरोपियन स्टार्टअप नेटवर्क की सह शुरुआत भी की। Thank you. And the four panelists, the first name that I'm going to call upon, Ms. Priyanka Kohli, Project Director of Indo-German Green Skill Program from GIZ India. परामर्श, परियोजना प्रबंधन और बहुहितधारक साझेदारियों में लगभग 16 वर्षों का अनुभव है। उनका कार्य कौशल विकास, आजीविका और सततता सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ है। वर्तमान में वे जिज इंडिया में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे हरित ऊर्जा, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल नवाचार को जोड़ने वाली पहलों का नेतृत्व करती हैं। इससे पहले उन्होंने इंटेलेकैप और ALC इंडिया के साथ कार्य किया है, जहां उन्होंने MSME विकास, सामाजिक उद्यमों के इंक्यूबेशन और इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग से जुड़े कार्यक्रमों में योगदान दिया। उन्होंने सिम्बायोसिस से एग्रीबिजनेस में MBA और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक डिग्री प्राप्त की है। Can we also have the AB for Dr. Shashwat Pathak? डॉक्टर शाश्वत पाठक MNNIT इलाहाबाद में स्थित अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक नट्स फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO है। उन्हें नवाचार, इंक्यूबेशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वे डिजाइन थिंकिंग, स्टार्टअप मेंटरिंग और प्रारंभिक चरण के उपक्रमों के व्यावसायीकरण में विशेषज्ञ हैं, विशेष रूप से IoT, टेलीमेडिसिन और इंडस्ट्री 4.0 जैसे क्षेत्रों में। उन्होंने फंडरेजिंग और नीति विकास से जुड़ी रणनीतिक पहलों का नेतृत्व किया है और महिलाओं केंद्रित इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को मजबूत किया है। उनके नवाचार कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों SDGs और डीप टेक उद्यमिता के अनुरूप है। Next speaker I'm going to call upon again our very own Hyderabadi who has done phenomenal work in the field of architecture and sustainability, architect Srinivas Murthy साहब। श्री श्रीनिवास मूर्ति जी SMG डिजाइनिंग के संस्थापक और प्रमुख आर्किटेक्ट हैं। यह एक बहुविषयक फर्म है जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी और जो स्वास्थ्य, पर्यटन, कॉर्पोरेट तथा शैक्षणिक अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में अपने प्रमुख और ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स के लिए जानी जाती है। वे एक वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वास्तुकार हैं और सामाजिक रूप से उत्तरदायी डिजाइन को बढ़ावा देते हैं। वे आर्किटेक्चर एंड डिजाइन फाउंडेशन इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। उन्हें तेलंगाना सरकार का उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ है और वे IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के फेलो हैं। इसके साथ ही वे कोआ, IA, रीबा, आया और सिया जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं से भी संबद्ध हैं। Yeah, and one thing that was missed, he is also the chairperson for IGBC Hyderabad chapter. So next speaker is Mr. Srinivas Chella, Director of Sustainability Research and Innovation Circle of Hyderabad. श्री श्रीनिवास चेरला IIM अहमदाबाद के पूर्व छात्र, हैदराबाद स्थित रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल ऑफ हैदराबाद रिच में डायरेक्टर सस्टेनेबिलिटी है। उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में तकनीकी समाधानों का व्यापक अनुभव है, विशेष रूप से एनर्जी 4.0 तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और ब्लॉकचेन पर उनका विशेष फोकस रहा है। उन्होंने रेनो, निसान और CESL जैसे ई-मोबिलिटी खिलाड़ियों के लिए बाजार रणनीतियां विकसित की हैं और ISO ब्लॉकचेन। Thank you. Now the next speaker has come all the way from the Jannat of India. Any guesses? Wonderful. Dr. Syed Tariq, Senior Scientist, Fortis Research Institute and Biodiversity Council of Kashmir. डॉक्टर सैयद तारिक जम्मू एवं कश्मीर के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और जम्मू एवं कश्मीर जैव विविधता परिषद के प्रभारी भी हैं।
वे जैव विविधता संरक्षण से जुड़ी पहलों का नेतृत्व करते हैं, जिनमें जैव विविधता प्रबंधन समितियों, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज को प्रशिक्षण देना और पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्स का विकास शामिल है। वे पारिस्थितिक संरक्षण में समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देते हैं, विशेष रूप से वन अग्नि रोकथाम, संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और जैविक संसाधनों के सतत प्रबंधन पर उनका फोकस है। उनका कार्य हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान और जमीनी स्तर के संरक्षण प्रयासों के बीच सेतु का काम करता है। We are about to start the panel discussion. Over to you, the moderators. Yeah. So Matt, I feel like we are sitting at an inflection point. 10 days ago, India and European Union, we just concluded an agreement that is going to happen in form of a free trade agreement, right? And 5 days ago, Union Budget 2026 was launched. And what is going to be like this EU free trade agreement, India EU free trade agreement, it is opening the way for our green textile and engineering goods. And this budget is promising whooping $2 billion for the carbon capture projects. So there is a lot to happen, and it is a signal that we are moving towards the small modular reactors as well, right? So we are just at one advent where people are there, policies are there, strategies from government is there, people are there. We just need a vision. So we have fabulous this combination of guests today, so that we can take it further. So would you like to start with the first spell of questions to them? I'm very excited. Absolutely, and thank you. Wonderful panel. As you say, it's a fascinating topic because there is so much movement from the very top, Union government, European Union. There are so many large funded commitments, and as we will hear, so many programs, incentives, initiatives that are seeking to kind of ensure that those at the very grassroots can make the most of this opportunity. And I think maybe if we can start on at the very grassroots, on the skills level, for grassroots entrepreneurs to understand, connect themselves to this big picture. What is currently available in terms of support, guidance, and direction for the entrepreneurs in the room to help them make sense of the big picture and what role they play in it? And that's a very broad question. Apologies for it, but perhaps Priyanka, may you wish to start that? Thank you. Thank you, Matt. And maybe before I begin, मैं अपना introduction देना चाहूँगी. Sorry, excuse me for the Hindi dialect, Matt, but I thought that it might connect with the audience better. So And I will. Please do feel free to Yes. switch into Hindi as needed. Exactly. Priority for the audience, not me. Thank you. मैं GIZ एक संस्थान है जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नाम से. दिस इज़ द आर्म ऑफ जर्मन गवर्नमेंट एंड वी वर्क विद इंडियन गवर्नमेंट. This is mostly at a very high level where the two heads of the nation interact and they decide what are some of the areas where we can collaborate and work together. So one of the areas that has continuously been an active area of cooperation between Germany and India is skilling. And why? Because the German model of dual vocational education and skilling is considered as a gold standard. So दुनिया भर में सबसे प्रेरणादायक जो मॉडल है स्किलिंग का वो है जर्मन मॉडल जिसको कहते हैं, जिसमें कि 70 to 80 to 90% of the time जो भी बच्चा है आफ्टर देयर 10th or 12th they spend most of their learning and time in schools, in industry to learn hands-on experience जो कि नई तकनीक, नई मार्केट ट्रेंड्स, नए स्किल्स जो चाहिए उसके बेसिस पे उन किड्स का, यूथ का लर्निंग होता है. And remaining 10-15% is being taught in schools or ITIs or vocational training centers as we call it. So why I am here is because I have been working and associated with this program for close to 10 years now with
the German Development Corporation. This was initiated in 2016, where we called it as Indo-German Vocational Education and Training Program. And slowly over the years, while there are changes in the entrepreneurship landscape and the way the businesses are innovating and curating, we have also moved from just only vocational education and training to green entrepreneurship. So how, or green skilling per se. So Indo-German Green Skills Program. So यहाँ पे हमारा सोच ये है कि now, and this is how India has been faring in the vocational education and skilling system, is that we have year-on-year trades, right, in our vocational training centers, where we are doing electrician, plumber, fitter, and all of those things. And it has been the way of skilling that we have been. But over last couple of years, or maybe more than 8 to 10 years now, we have also started introducing apprenticeship and the way industry drives and wants it to be. So now what we are getting towards is that we try and work with the industry, MSMEs, startups, to understand what is the current level of skilling that is required. Because the new innovations that we believe are not very capital intensive, not very innovative, but they are skill-led, service-based enterprises that are coming into market. And to fare, to do better and to do good and to get good market credibility, what you need is skills, certifications, manpower who knows what needs to be done according to the kind of market or kind of industry that they are getting into. So for that, the way that we design these skilling programs in collaboration with the state departments, central department, is that we design curricula, we integrate it into the curricula for the industry, work and design modular training programs where industry can provide hands-on skilling to the youth and be able to capture the talent from the market. Because अगर आपको अपना enterprise चलाना है तो you need good, trained, skilled manpower. So this is the cutting edge that is going to be when you want to grow your business. It is not going to be capital, it is not going so much to be innovation as of now, today, as we are talking about today's landscape. It is going to be skilled manpower. Who has it, can do it. So that is where I feel that the entire topography is kind of moving towards. I hope that answered some part of it, yes. Absolutely, thank you. And with the GIZ hat, obviously very, absolutely. Very useful to have that kind of connection between the European grand vision and how that's implemented. I wonder if we can call upon you, Srinivas. Priyanka was talking about the training required and how grassroots entrepreneurs can integrate with ecosystems, with other providers. What does that look like in the bigger picture across the wider innovation ecosystem? What other tools, resources should grassroots entrepreneurs be aware of? And what are some of the larger organizations doing to try and engage the grassroots entrepreneurs? Thank you, Matt. I'll also try and switch over between Hindi and English. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ और ये मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, बिल्डिंग्स डिज़ाइन करता हूँ और इस तरह के समिट में ये मैं पहली बार आ रहा हूँ और मुझे सबसे जो अनोखी बात ये लगी यहाँ पे कि हम लोग एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब क्या हमने नया क्रिएट कर सकते हैं और उसको एक बिजनेस मॉडल में अपने आप कैसे करें, ये उसका मतलब निकलता है। तो मैं ये सोच रहा था कि ये क्या इज़ इट समथिंग न्यू फॉर इंडिया? मेरे हिसाब से तो ये कुछ भी नया नहीं है। हमारे देश की जो हमारी परंपरा रही है, जो हम लोगों का इतिहास रहा है, जो हम लोगों के ट्रेडिशन और कस्टम्स रहे हैं, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप बहुत कई सालों से, कई सदियों से हमारे ट्रेडिशन में रहा है। और ख़ासकर जिस सेक्टर से मैं आता हूँ, बिल्डिंग सेक्टर में, building sector has always been a sector which has been responsive to the nature in a big way. हम लोग ने जहाँ जहाँ आप देखिए कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके अरुणाचल तक, हम लोग जिस तरह से घर बनाते थे वो कभी भी एक तरह के नहीं होते थे। तो इसका मतलब क्या होता था कि वहाँ पे जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है उसको
और वहाँ की जो लोकल पर्यावरण है या जो वातावरण है, जो मौसम है, उसके को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऐसे घर डिज़ाइन करते थे जो हम लोगों के लिए बहुत कंफर्टेबल होता था। नाउ मेरे लिए उससे बड़ी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप आज तक नहीं दिखती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने व्हाट वी हैव डन इज़ कि ये जो नया टर्म ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के चक्कर में हमने शायद अपने ट्रेडिशनल क्राफ्ट जो इटसेल्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप था उसको भूलने लगे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे राजस्थान में यदि मुझे घर बनाना है तो वो गर्मी को लेने से अवॉइड करके एक ठंडा माहौल को क्रिएट करने का होना चाहिए, और वहाँ मुझे पत्थर से बिल्डिंग्स बने, मड से बिल्डिंग बने तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि हम आजकल कंक्रीट में बनाते हैं तो वो नेचुरली बहुत गर्म हो जाता है। तो इसके दो पहलू हैं, वन दैट इट इज़ एनवायरमेंटली नॉट अ फ्रेंडली वे टू बिल्ड, सेकेंड जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स हैं उनसे हम अलग हो रहे हैं। तो मैंने 2 साल पहले एक बिल्डिंग के लिए मुझे पत्थर में बनाना था, और इमेजिन that I could not get a mason who knows how to make stone masonry. I think we have reached to that stage where we are forgetting some of our traditional crafts which were the starting point for entrepreneurship, and people could live on their own without having to depend on a company or a corporate sector to give them an employment. So what I'm trying to say is that India as a nation, we should realize that our traditional craft system, whether it is building industry, whether it is weaving, whether it is handicrafts, whether it is jewelry, you take any part of it, had always supported innovation and entrepreneurship, where our society was structured on a community-based living, so that each community could survive on its own by offering its services to the others in the society. So I think that was a beautiful ecosystem that I feel that we are tending to lose now. So I would definitely encourage this as part of this whole institution which is about supporting medium scale and small scale industries. We should encourage people, and I saw some of the stalls नीचे जो लगे हैं उसमें मैंने देखा कि अभी भी 2-3 क्राफ्ट से रिलेटेड हैं। सेकेंड थिंग इज़ मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से अभी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ विच इज़ कॉल्ड इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, उसका तेलंगाना चैप्टर का मैं चेयरमैन हूँ। तो हम लोगों ने ये जो द चेंज इन द बिल्डिंग सिस्टम जो हमने देखा, उससे हमने ये देखा कि नॉट ओनली हम लोग अपने क्राफ्ट सिस्टम को भूल रहे हैं, पर हम लोग एनवायरनमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं। एंड उससे हमको लगा कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये जो डैमेज हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, वो किसी तरह से एटलीस्ट रोका ना जाए, पर कम से कम स्लो तो किया जाए। एंड 2001 Indian Green Building Council was established in collaboration with the US Green Building Council, and almost after 7 years we became independent. तो हम लोगों का फर्स्ट स्टेप ये था कि पहले लेट अस स्टार्ट एनकरेजिंग पीपल टू बिल्ड इन सस्टेनेबल मैनर, ताकि हम लोग जो एनवायरनमेंट को डैमेज हो रहा है वो कम किया जाए। तो आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि आपको उसमें स्कोप दिखेगा कि हमको कहाँ पे इनोवेट करना है और कहाँ पे हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 30% ऑफ ग्लोबल एमिशंस जो हम लोग पूरे अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इसमें 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो बिल्डिंग सेक्टर का है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट। जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम्स हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं अपने रहने, 38% ऑफ दैट इज कंज्यूम्ड बाय बिल्डिंग इंडस्ट्री। तब हम लोगों को लगा, एक तरह से वो कहते हैं ना कि घंटी बजती है दिमाग में कि यार ये तो हम लोग तो सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और सबसे ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेयर वी नीड टू इनोवेट, एंड दैट इज़ वाई वी स्टार्टेड दिस होल सिस्टम ऑफ रेटिंग बिल्डिंग्स विच आर ग्रीन और नॉट ग्रीन, and which has also resulted, तो लोगों को they started thinking that if you have to make green buildings it will cost you a lot. Then we realized that where is the problem? The problem is that if you want to build in a green manner, 2 things are required. Either you switch over to your traditional craft system, या green materials हमको available हों। And हमने realize किया कि market में green materials are not available. We started encouraging people to innovate green material and started supporting such innovation. And as on today, when you were talking about this whole global level at a high level, that how do we inculcate that whole system where it can start supporting creating sustainable and green built environment, as on today 1600 products have been innovated and certified by us as green products. So I see that through IGBC or such platforms,
there's a huge scope for all of us to get involved in innovating new technology, new software and new materials to help build in a green way, which is nothing but taking clue from our traditional systems. तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपने ट्रेडिशन और क्राफ्ट सिस्टम को सपोर्ट करना पड़ेगा, विच शुड बी पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ MSME. ऐसा कुछ नहीं है कि जो पुराना है, जो ट्रेडिशनल है वो बुरा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है. येस, आजकल की मॉडर्न डेवलपमेंट थ्योरी में जो स्टैंडर्डाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आया है, उससे लगता है कि यदि दो चीज़ें अलग हों तो शायद वो अच्छी नहीं है. क्वालिटी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, पर ऐसा नहीं होता है. यदि दो चीज़ें अलग होते हुए भी यदि आपका पर्पस सर्व करती हैं तो आई थिंक दे आर गुड products. So let us look at it in totality, in a holistic manner, rather than look at it in just one direction. So these are just my opening remarks. I'm sure I can share some of my other thoughts as well in coming time. Well, thank you. And I think the building industry presents one of probably the most interesting challenges in terms of energy intensity and indeed the opportunity for entrepreneurs. Dr. Saeed, wanted to call upon you. Biodiversity used to be seen as very much a cost for business, now very much an opportunity and something that everyone is seeking to embed within their businesses. And you're joining us from Kashmir region as well. It is a very remote region. There are a lot of entrepreneurs in the room, are in rural areas that struggle to engage support. What experiences have you got and have you seen with entrepreneurs being able to identify and access the support and indeed find these opportunities with some of the larger entities and larger firms? Thank you very much. It's actually the question captures whole of the picture of this summit, and I thank Yes Summit for taking it from Kashmir to Kanyakumari. Worldwide it has been doing its work, but right now actually in India we have diverse cultures and rich in biodiversity. और जो हमारी जैव विविधता है यहाँ पे, जितना भी हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है, मैं थोड़ा सा हिंदी में ही इनको बोलूँगा, बिकॉज़ जितना भी अपने पास बायोडाइवर्सिटी है ये रिमोट एरियाज़ में ही ज़्यादा है और हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ में ज़्यादा है. और जिन लोगों के साथ इनका वास्ता पड़ता है वो इस चीज़ से डरे हुए थे कि इस बायोडाइवर्सिटी को हम यूज़ कैसे करें और अगर करना है तो किस हिसाब से करें. टू बी ऑन ए लाइटर मूड, मैं जितने भी आपके यहाँ पे रिमोट एरिया से आए हुए हैं वो फॉरेस्ट वालों को देख के, पुलिस वालों को देख के इसलिए डरते थे अगर उनके पास थोड़ा सा भी कुछ मटेरियल होता, कोई भी एक वाइल्ड फ्लोरा होता, कोई भी एक हर्ब होती, तो दे वुड हैव बीन आस्किंग कि ये आप क्यों ले जा रहे हो, कैसे ले जा रहे हो. इस चीज़ के लिए अगर हम देखें पूरे इंडिया में हमारे पास जो पिछले कई सालों से काम चल रहा था जिसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहते हैं. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए हमारे पास, जैसे हमने इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो किया, तो हमें 3 चीज़ें उसमें देखने को मिलती है. एक तो हमें जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इसको बचाना है. दूसरा, इसका सस्टेनेबल यूज़, अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस हिसाब से यूज़ करें कि आगे जनरेशन्स के लिए भी ये बचे. और तीसरा, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर. एक्सेस एंड बेनिफिट शेयर मीन्स अगर आपके त्रिपुरा एरिया में, कश्मीर के किसी रिमोट एरिया में, कहीं भी नागालैंड में कहीं भी जगह पे कोई हर्ब यूज़ कर रहा है तो वो यूजेज हो के अगर कोई बिग इंडस्ट्री उसको यूज़ कर रही है, क्या उस एरिया को ड्यू शेयर मिलता है कि वहाँ से जो हर्ब आई उससे इंडस्ट्रियलिस्ट ने तो या जो फार्मा कंपनी है उसने करोड़ों रुपया बनाया, क्या उस एरिया को कुछ बेनिफिट होता है उससे या नहीं. वो चीज़ देखने के लिए हमारे इंडिया में नेशनल बायोडाइवर्सिटी काउंसिल है. नेशनल बायोडाइवर्सिटी काउंसिल ने क्या किया कि हर एरिया में, हर स्टेट में जितने भी हमारे पास पंचायत्स हैं, जो सबसे छोटा यूनिट है जो सरपंच के अंडर आता है, हमारे इंडिया में 2,70,000 पंचायत यूनिट्स, ठीक है. 2,70,000 पंचायत यूनिट्स में हमारे पास 7,000 ब्लॉक लेवल के पंचायत यूनिट्स हैं और लगभग 700 डिस्ट्रिक्ट लेवल के पंचायत यूनिट्स हैं, ठीक है.
इन चीज़ों को अगर हम देखें कि इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा, इससे हमारा बेनिफिट ये होगा कि हमने नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के अंदर जितने भी सारे पंचायत यूनिट्स हैं 2,70,000 हैं, वहाँ पे हमने पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए। पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, मैं उसको एक बहुत ही होली बुक मानता हूँ। आई कॉल दैट बाइबल ऑफ पंचायत, ठीक है ना। तो उसमें उस पंचायत का हर एक चीज़ रिकॉर्ड होता है। उस पंचायत में कितने लोग हैं, क्या वहाँ की तहजीब है, क्या लोग पहनते हैं, क्या वहाँ से प्रोडक्ट है, कौन सा आपके पास वाइल्ड एनिमल है, कौन सा आप फार्मिंग करते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर, ठीक है। उस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में अब की बार जब आप जाएं ना, तो काइंडली अपने एरिया के सरपंच से पूछें कि हमारा पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कहाँ है, वो आपकी पंचायत में है। और वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर जो है वो आपके एरिया को एक पहचान देता है। कल मैं देख रहा था, त्रिपुरा से एक बंदा था, उनके पास हल्दी थी, एंड दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो वहाँ का जो फ्लोरा है और वहाँ की जो वैरायटी है, दैट इज़ वेरी यूनिक। उस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में उसका जिक्र है। और एनीबॉडी फ्रॉम इंडिया और अक्रॉस किसी भी कंट्री से, तो उनको ये पहचान उससे मिलती है कि ये हल्दी अगर मुझे चाहिए अपने किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ये मुझे त्रिपुरा से मिलेगी। ऐसे ही कोई हर्ब है, मुझे किस से मिलेगी, ये सारा डाटा उस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में है। और इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए अभी हमारे इसी महीने एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन नाम की एक हम सर्टिफिकेट देते हैं, जिससे जो आपको ऑनलाइन मिलेगी और एट ए वेरी मीगर कॉस्ट। विदिन 7 डेज ये आपको इश्यू हो जाएगी। अगर कहीं से आपने कोई भी फॉरेस्ट एरिया से या अपनी फार्मिंग करके कोई प्रोडक्ट आपने बनाया या कोई प्रोडक्ट आप थ्रू आउट इंडिया ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी उसके लिए लाइसेंसिंग, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस आप क्यों करेंगे, किस चीज़ के, आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब की बार आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, आप सीधा उस सरपंच के थ्रू हमें लिखेंगे कि हमें इसका सर्टिफिकेट, ओरिजिन सर्टिफिकेट चाहिए, जो आपका सरपंच वहाँ पे दे देगा लिख के कि ये प्रोड्यूस जो है, ये हल्दी जो है या वट एवर हर्ब, ये हमारे खेती में पाई गई है या हमारे पास जो जंगल है वहाँ से पाई गई है और हमने ये वहाँ से ली है और हम इसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं भेज रहे हैं, अपने यूज़ के लिए या थ्रू आउट इंडिया कहीं पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। उस चीज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की परमिट विद इन 7 डेज आपको मिल जाएगा एंड यू कैन ट्रांसपोर्ट इट टू एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो सारे ट्राइबल एरियाज़ में जितने भी वाइल्ड एरियाज़ हैं जहाँ से वो कुछ ले आते थे, अगर वो अपनी फार्मिंग भी करते थे, जैसे हमारे कल मैं देख रहा था ससूरिया कॉस्टस होता है, कुठ जिसका नाम है, तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो एरियाज़ में तो लोग फार्मिंग भी करते हैं। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड उनको मदद भी करता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उनको सीड फंडिंग भी देती है, फार्मिंग के लिए भी देते हैं, बट वो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट परमिशन इश्यूज। अब वो परमिट आपको मिल जाएगा और आप अपने जब वापस जाएं तो अपने प्लीज़ अपने एरियाज़ में अपने पंचायत यूनिट में देखें कि आपके पास पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में क्या क्या रजिस्टर है। आपका कोई प्रोडक्ट हो जो आप उसमें रजिस्टर करवाना चाहते हैं, उसमें आप वो अमेंड करवा सकते हैं। और उसके बाद जैसे अभी हमारा जो टॉपिक है वो हम सस्टेनेबिलिटी और जो हमारा जितने भी हमारे आपके एंटरप्रेन्योर हैं वो ग्रीन जो रेवेन्यू कमाना चाहें वो सस्टेनेबिलिटी से कैसे कमाएं, ठीक है ना। और पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे ना, जैसे हम मिस्टर सोहेल खान हमारे कह रहे थे कि बारिश की आवाज़ थी, फिर बारिश तेज़ थी, फिर लेकिन स्नो की आवाज़ हमने कश्मीर में सुनी है और वो बिल्कुल साइलेंट होती है और वो बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है। ऐसे ही जो पोल्यूटेंट्स हैं हमारे इंडिया में एक्यूमुलेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा जमा हो रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और जैसे लेकिन हमें उस चीज़ को कन्वर्ट करना है अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है। जैसे हमारा आई विल टेक यू टू ए वर्चुअल टूर ऑफ डल लेक, इट्स इन कश्मीर।
वो मैडम ने देखा होगा, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसमें वीड्स आते थी, वीड्स इतनी ज़्यादा थी, एंड गवर्नमेंट जो थी वहाँ की, दे वर बूस्टिंग सो मच ऑफ फंडिंग पंप कर रहे थे वहाँ पे कि वो वीड्स ख़त्म हो जाए। बट कुछ साल पहले मेरा एक थॉट आया कि वाई डोंट वी पुट दीज वीड्स इनटू किसी ऐसे यूज़ में डाला जाए जो हमें कल को लोग खुद वीड जमा करके आए हमारे पास, बोलें कि ये वीड है, आप ले लीजिए, हमें पैसा दे दीजिए इसका। आई कन्वर्टेड दैट वीड इनटू कंपोस्ट। ठीक है, अब कंपोस्ट सारे लोग बनाते हैं, पूरे इंडिया में बनाते हैं, व्हाई शुड पीपल टेक माई कंपोस्ट। उस कंपोस्ट में मैंने माइकोराइजा ऐड किया जो हमारे ही फॉरेस्ट में वहाँ पे पाया जाता है। देन वी कॉल्ड इट एज माइकोवर्म, माइकोराइजा प्लस वर्मी कंपोस्ट। नाउ वी आर एडिंग बायोचार टू दैट ऑल्सो। ठीक है ना, अब की पोजिशन ये है, गवर्नमेंट हैज़ सेट अप वन बिग यूनिट, और वो 5,000 करोड़ का वहाँ पे बड़ा यूनिट थ्रू आउट इंडिया से जितना भी वहाँ पे चाह रहे हैं कि हमें जो वीड्स वहाँ से निकल रहे हैं, वी वांट दैट वीड टू बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। ऐसे ही जैसे वहाँ पे गुरेज है एक रिमोट एरिया, वहाँ पे वीड्स हैं, जो वीड्स मेडिसिनल हैं, बट वहाँ पे बहुत है, वो मेडिसिनल यूज़ के लिए हम कहीं और फैक्ट्रीज को दे रहे हैं, जिनसे हमें अब उस एरिया के लिए फंडिंग मिल रही है अगेंस्ट ABS, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग में। उस एरिया के लिए पैसा जा रहा है जो डायरेक्ट उस BMC को जाएगा, उस पंचायत यूनिट को जाएगा, जो उसका सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड थी। और बायोडाइवर्सिटी में जैसे हमने बायोमास का कन्वर्शन करना है, बायोमास क्रिएट भी होता है, और क्रिएशन ऑफ बायोमास इज़ वेरी मस्ट। जितना भी हम बायोमास कल्टिवेट कर सकें दैट वी शुड डू, और उस बायोमास का हम सस्टेनेबली कैसे यूज़ करें वो हमें देखना पड़ेगा हर यूनिट पे, हर एरिया में। जैसे हमने एक वहाँ पे पॉपुलर का, वहाँ पे इट वाज अ सक्सेस स्टोरी रेदर, पॉपुलर वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ इन 1980s। पॉपुलर वहाँ पे इतना इंट्रोड्यूस हुआ कि इट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी, और उसकी ग्रोथ भी वहाँ अच्छी हुई J&K में, बट इट प्रोड्यूस्ड कॉटनी स्टफ। वहाँ हमारा जो जितना भी मार्च अप्रैल में आपका एटमॉस्फेयर था सारा फिलअप हो जाता था बिकॉज ऑफ दैट कॉटनी स्टफ। एंड उस कॉटनी स्टफ को देखते हुए I first published a paper in 2004 कि this is going to be a big problem for us, but nobody notices. In 2007, then I again published it. In 2011, one of our ministers got infected, and we were forced to start a project on that. कि इतना सारा ये pollution कहाँ से आ रहा है? It was coming from the popular. I presented that in a international popular commission कि ये हमारा प्रॉब्लम है और we want a solution for this. I proposed a project जो वहाँ पे क्वालिफाई हुआ, और वो प्रोजेक्ट हमने वहाँ पे जब शुरू किया, I invested just from the government side 1.25 lakh rupees. 1.25 lakh rupees से 2025 तक I gave a revenue of more than 25 crores. 25 करोड़ हमने दिया 2016 से लेके 2025 तक। I supplied 22 lakh popular ETPs, entire plants, जिनका वैल्यूएशन 25 करोड़ के अराउंड आ रहा है, जो हमने वहाँ से सप्लाई की है। और मिटिगेट भी ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम भी हमारी कम हो गई, बिकॉज नाउ पीपल आर ग्रोइंग दोज पॉपुलर्स विच आर प्रोड्यूसिंग लेस कॉटन और कॉटन फ्री पॉपुलर्स। ऐसे ही हमें, जैसे आप लोग हो, आप लोगों के पर्सनल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। हमारे कश्मीर का जैसे बैट आ रहा है, जो आफ्टर अमेरिकन विलो, कश्मीरी विलो इज़ द बेस्ट फॉर बैट मैन्युफैक्चरिंग। वहाँ पे विलो अभी तो चल रहा है, बट आफ्टर 5 years 10 years वी वोंट बी हैविंग मोर विलोज टू मैन्युफैक्चर बैट्स। उस चीज़ को देखते हुए हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश विलो, एंड दैट इज ग्रोइंग नाइसली देयर। और उसकी जो ग्रोथ है, इट इज़ रफली 1.5 inch इन 1 quarter, और ये 6 इंच तक चला जाता है एक साल में। दैट इज़ द हाईएस्ट इन विलोज जो वहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें अगर आप एज जो एंटरप्रेन्योर है, जो रिमोट एरिया से आए हैं, दे आर फार्मर्स,
as well as entrepreneurs. They can be good farmers and they can be good entrepreneurs, or by taking help of these biodiversity conservation issues, biodiversity conservation related information, they can do wonders in their entrepreneurship, in their business. And I wish you good luck, and hope next time you visit, you will be your product will be in your PBR, People's Biodiversity Register. I think That's great, sir. And a lot many details which is actually related to जो grassroots पे जुड़े हुए हैं. हम लोग अभी दूसरे set of questions से आपके पास आएंगे. And I think Mr. Srinivas is waiting. Matt? Yes, so one final question. Thank you, and I thank you for your contributions. I feel like my fellow co-moderator may need to dig in some of your Hindi remarks that I missed. But Srinivas, would love, you're joining us on behalf of the government of Telangana. Would love to get your kind of view on where does green entrepreneurship fit within the wider state strategy, and what are you and others in the ecosystem doing to ensure that it is embedded across as many organizations and sectors as possible? Thank you for the question. तो I'll also switch, थोड़ा हिंदी बोलूँगा और अंग्रेजी भी, जितना जो हद तक हिंदी बोल सकता हूँ वहाँ तक कोशिश तो करूँगा. तो तेलंगाना गवर्नमेंट का एक एजेंसी है रिसर्च एंड इनोवेशन सर्कल हैदराबाद बोल के, एंड हम लोगों का ये कोशिश है कि जितना हद तक हो सके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने NIT IIT या कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो गए, वहाँ से जो इनोवेशंस आ रहे हैं उनको मार्केट जल्द से जल्द ले जाए, उसकी कोशिश में हम लोग लगे रहते हैं. और उसमें दूसरा एक एंगल है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं तो उनको भी एंगेज करने से थोड़ा जो है एंटरप्रेन्योरशिप जल्द से जल्द आगे बढ़ सकता है. तो ये दो चीज़ हम लोग करते हैं. अब एक सवाल ये होता है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर जो हैं वो ग्रीनिंग या फिर क्लीन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, हाउ डू दे एंगेज और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं. तो द चैलेंज हियर ये है कि जो बड़े बड़े कंपनी जो हैं, नाम लेना भी ज़रूरत नहीं है, बड़े बड़े कंपनी जो हैं दे गेट ए लॉट ऑफ ऑर्डर्स, गवर्नमेंट टेंडर आते हैं, पूरे के पूरे जो सोलर इंस्टॉलेशन है या फिर कोई ज़्यादा बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो उनको जाते हैं. क्यों जाते हैं? क्योंकि उसमें पैसा बहुत लगता है, राइट. सेफ्टी, गवर्नमेंट भी सेफ्टी देखती है कि कैसे जो ऑर्डर दिया है तो उसका डिलीवरी ठीक रहे, टाइमली रहे, और रिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्राइवेट एंटिटी ले सकें. ठीक है, तो दैट इज़ द गवर्नमेंट्स मोटिव इन a lot of these investments. और फिर तीसरा जो है, ज़्यादा जब इन्वेस्टमेंट लगता है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होते हैं, दे नॉट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, बिग इन्वेस्टमेंट, लोअर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट. तो फिर दैट्स वाई सम मोस्ट ऑफ दीज green projects or big opportunities go for larger entities. And but then the question is, ठीक है, how do smaller entrepreneurs जो rural entrepreneur हो गया या फिर startup हो गए, वो कहाँ पे आ सकते हैं, right? Where do they fit in? तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इसमें. MSMEs, startups or self-help groups and other agencies also have a very big role in success of these projects. आपका सवाल है कैसे? तो इसमें एक तो ये है कि इनोवेशन एरिया में जहाँ पर ज़्यादातर नए नए सोच धारा की ज़रूरत होती है, इनोवेशन की ज़रूरत होती है, स्टार्टअप्स एंड MSMEs कैन कम इनटू द पिक्चर. जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं दे जस्ट टेक प्रोडक्ट्स विच आर अवेलेबल, एस्टैब्लिश्ड जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल सोल्यूशन है उसी को लेकर मार्केट में डिप्लॉय करने का काम करेंगे. पर हु डेवलप्स दीज सॉल्यूशंस, राइट? सो देयर इफ़ यू हैव ए फ्रूगल सॉल्यूशन, जो इंडिया इज़ फेमस फॉर फ्रूगल इनोवेशंस, सो फ्रूगल सॉल्यूशंस कैन बी सप्लाइड बाय एंटरप्रेन्योर्स, MSMEs. तो इनोवेशन का एंगल जो होता है
नए नए कैटलिस्ट हो गए, नए जो मेम्ब्रेन्स हो गए हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग का तरीका, कंप्रेसर्स, अभी जैसे ग्रीन हाइड्रोजन में जो है, वी नीड हायर प्रेशर कंप्रेसर्स, एंड इंडिया हैज़ enormous experience in manufacturing compressors, but we are importing these compressors from outside India, which are priced 3-4 times higher than what probably MSMEs in India can manufacture. So these are some of the areas. Pumps as well, right? So the only thing is thoda और accuracy का ज़रूरत है when we are talking about things like green hydrogen. A little bit more safety is needed in these compressors and motors and pumps, and a little more accuracy than what we are currently manufacturing. So MSMEs agar isme they invest time in improving the quality to a certain extent, then they automatically qualify and they can move ahead. इसमें काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज भी रहे हैं, काफ़ी सारे स्टार्टअप्स आए हैं जो फ्यूल सेल्स में अभी एंट्री किए हैं, पुणे बेस्ड भी हैं, राइट, सेवरल एंटिटीज़. तो देयर मल्टीपल एरियाज इन वेयर इन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज टैंक्स, कंप्रेसर्स एंड ट्रांसिशन टेक्नोलॉजी, राइट. इसका एक मैं मजबूत एग्जाम्पल देता हूँ. सो द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट फ्यूल सेल्स या फिर इंटरनल कंबशन हाइड्रोजन इंजन्स, और उनको मेन स्ट्रीम करें. इसमें 10-15 साल लग जाएगा. बाय द टाइम दीज हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और आइस इंजन्स बिकम मेन स्ट्रीम इन इंडिया, इट विल टेक अनदर 10-15 years easily. But there are multiple transition technologies which can be promoted by entrepreneurs. There's a Pune-based company, again I'm taking Pune example क्योंकि I understand काफ़ी सारे लोग महाराष्ट्र से यहाँ पे हैं, right? Which is working on indigenous technology जो ट्रांसिशन करेगा कि अभी के जो इंजन है, डीजल जो इंजन है, उसमें ही हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करता है और उसका एमिशन पोटेंशियल कम होता है, और वो जो है इमीडिएट अभी लॉन्च कर सकते हैं. वो अभी यहाँ पे तेलंगाना में आया था, कोका कोला, श्नाइडर, इनके साथ पायलट कर रहे हैं और हम लोग उनको मदद दे रहे हैं. तो अब जो टेक्नोलॉजी है वो कम से कम अगले 15-20 साल तक ट्रांसिशन में इस्तेमाल होगा. सो सम ऑफ दिस ट्रांसिशन टेक्नोलॉजीज अगेन कैन बी फोकस्ड बाय एंटरप्रेन्योर्स एंड MSMEs. एक एंगल हो गया इनोवेशन का. दूसरा एंगल हो गया सर्विस. सो व्हेन a lot of these large industries look for installing projects, they look forward for local technicians, local capacities to help them build these projects. तो वहाँ पे सर्विस सेक्टर में MSME और स्टार्टअप की योगदान है. बैलेंस ऑफ प्लांट बनाने में स्टार्टअप और MSMEs की योगदान है. और स्किलिंग में लोकल एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटिंग दैट लोकल टैलेंट पूल, उसमें MSMEs एंड स्टार्टअप्स का काफ़ी योगदान है. तो मैं बस ये सुझाव दे सकता हूँ कि यू डोंट नीड टू लुक एट द लार्ज प्रोजेक्ट्स, बट यू कैन लुक एट वेयर you can quickly convert it into an opportunity, and you can innovate and support the larger players in their helping India leapfrog into the next generation of technologies. Dhanyawad. We are winding up in next 5 to 7 minutes. Please hold on. Okay, sir. Quick round of questions from my side. प्रियंका जी, हम बात करते हैं ग्रीन जॉब्स की. हम बात करते हैं ग्रीन जॉब्स की, और लोगों को लगता है कि वो डिस्कनेक्टेड हैं. ये क्विकली बताइए ग्रीन जॉब क्या है, एंड कैसे इंडो जर्मन स्किल काउंसिल जो कि EV एंड सोलार पे काम कर रही है, कैसे ये हार्ड टेक और डीकार्बनाइजेशन के प्रोजेक्ट्स में जेंडर पैरिटी, लैंगिक समानता को ला सकती है. वो वर्कफोर्स कैसे डेवलप करेंगे क्विकली.
ठीक है, समय को देखते हुए बहुत शॉर्ट में आंसर देंगे। एक तो ये है कि पहले मैं जेंडर से शुरुआत करूँगी। तो द वे GIZ वर्क, वी वर्क एज अ कैटलिस्ट, राइट। तो हम यहाँ पर आते हैं, लेकिन सिस्टमिक चेंजेस कैसे हम ला सके उसके लिए हम काम करते हैं। तो व्हाट वी डू इज़ दैट वी वर्क विद ऑल द लोकल स्टेक होल्डर्स दैट आर पॉसिबल टू वर्क विद, which includes industry, which includes local policy think tanks, which includes local state departments, government, and then definitely youth, right, who we are working with. So we design a comprehensive systemic programs where it is demand driven, so that industries come forward, tell us that these are the new age job roles that they want to work in. There is a lack of talent in that. Then what we do is we try and design content curriculum which is in the green skills, right? Or if it, so what is green jobs? It is nothing but EV, solar, right? Waste, circularity, energy auditing. So anything which is related to sustainability is called as green jobs. And green skills are the ones where you know how to execute the job in a particular manner, right? So you learn the skills to do that particular job. It's called as green skills, and the green job is the green job particularly, right? So why and how we include women in this workforce is that we actively go around in the community, go to students, schools, partner with government and private schools, sensitize and create awareness, particularly among girl students, because what we have seen that they are still very much inclined and are aware about traditional job roles, right? Sewing, arts, handicrafts, and all of those things. But these new age job roles which lead to EV, servicing, solar installation, panel technician, a lot of these, they have not heard about. They even if they have heard about, they think that it is a male, it is a female, male dominant job role, right? And that's what we have also heard from the industry. Believe me or not, when we go to industry, they themselves are very direct in saying that this job cannot be done by a female student, right, or a female. So we actually work from that level where we start sensitizing and counseling both the supplier, which is the youth themselves, to take up these kind of job roles. What would your career ladder look like? Why you should? And we try and bridge that gap by partnering with these local vocational training institutes. So we bring the schools, we bring these private technical, we bring the industry, change their mindset of how, and then we design these programs on content curriculum which is integrated with green skilling, right? So that is for few of the ways. Yeah. Great. Quickly, Mr. Chirla, Hyderabad green hydrogen project launch हुआ है, right? And बात आती है कि इतने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप, एक छोटा सा बिजनेस, हाउ दे कैन इंटीग्रेट इनटू दैट पर्टिकुलर थिंग? वेरी पॉइंटेड रिप्लाई आई सीक फ्रॉम यू. ओके, मैंने इसका पहले अभी खुल के बोला था, तो उसको क्रिस्पली बोलता हूँ. 2 अपॉर्चुनिटीज़, स्टार्टअप्स या इनोवेशन हो गया, तो उसमें जो छोटे कंपनी हैं, they can quickly innovate, they can quickly come up with solutions which are needed for the market. ये this responsibility or this response to market requirement is faster from startups, and therefore that's an area where innovation is needed. Startups and innovators can do an excellent job, and we being in the innovation ecosystem and funding so many startups, we have seen that happen. ये स्टार्टअप जो भी डेवलप करते हैं, इवेंचुअली काफ़ी सारे स्टार्टअप जो हैं, दे गेट इनटू जॉइंट वेंचरशिप्स विथ लार्जर कंपनीज एंड काइंड ऑफ मार्केट द सॉल्यूशन. जैसे एक कंपनी हो गया था जो अभी ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, राइट? सो देयर इज ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी विच इज़ मोस्टली कॉमनली यूज्ड, बट वन स्टार्टअप came up with photo electrochemical technology which is slightly different. वो जो है सीधा लाइट को लेता है एंड इट ब्रेक्स डाउन, पानी को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनाता है. सो इट डायरेक्टली टेक्स लाइट एंड ब्रेक्स वाटर इनटू
hydrogen oxygen. So this was a very new technology, and they then filed patents, got innovation angle to it, and then they paired up with a well-known company, ThyssenKrupp, which is a German company, a well-known company. They paired up with them, and now they are trying to explore Indian market. Because they by themselves cannot explore it, they are pairing up with larger companies. And a company like ThyssenKrupp can very easily get into a large green hydrogen hub or green hydrogen valley project, क्योंकि they have the access and they have the capital. छोटा कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ वो इन्वेस्ट करके सेटअप नहीं कर सकता है. Whereas ThyssenKrupp, it is easier for them to do. So they got access to the technology, and then so the startup has benefited, the whole nation has benefited. So these are some of practical examples. So my advice to startups is innovate or get into service and component making. All the free trade agreements that we are signing with Europe, with hopefully with US in near term, right, with UK, New Zealand and other countries are going to focus extensively on MSMEs and leverage your capability to manufacture and deliver, serve as a manufacturing hub. Right? So in the next decade to come, there will be significant transformation in these areas, and MSMEs and startups can capitalize in that field. Thank you. That's great, sir. So keeping time in mind, I am cutting short my conversation. I am summarizing this. हमारे पास कौशल है, हमारे पास जैव विविधता है, हमारे पास संरचना है, हमारे पास ऊर्जा है. Right? This is a skill, this is biodiversity, this is infra, and that is energy. इसको किस सीक्वेंस में हमको जोड़ना है टू मेक समथिंग ब्यूटिफुल. ये हमारा यूनियन बजट हमको ऊर्जा देता है और अपॉर्चुनिटीज़ देता है. एफटीए हमको एक मार्केट देता है. मिसिंग क्या है? आप, इट इज़ यू, क्योंकि सारी चीज़ें पॉलिसीज हैं टिल इट इज़ ऑन पेपर. आप इसको करेंगे, मूर्त रूप में लाएंगे तो हम एक डीकार्बनाइज डिजिटल भारत की तरफ बढ़ेंगे. और मेरा टेक है दैट डू नॉट वर्क इन साइलोज. फ्रॉम जीआईजी वी आर लर्निंग कि हमें स्किलिंग करनी है बिफोर स्केलिंग. फ्रॉम तारिक सर वी आर लर्निंग कि बायोडाइवर्सिटी इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी. एंड फ्रॉम श्रीनिवास सर वी आर लर्निंग कि स्मार्ट मटेरियल्स और ट्रेडिशनल नॉलेज को कैसे इंटीग्रेट किया जाए. एंड फ्रॉम मिस्टर श्रीनिवास इट इज़ ऑलवेज कि कैसे एक रेजिलिएंट एनर्जी पॉलिसी पे काम किया जाए जिससे ट्रांजिशन भी माइंड में हो और आपकी एस्पिरेशंस भी उससे मैच करती हूँ. थैंक यू सो मच. जिनको भी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इनोवेशन का इंटरेस्ट हो, आई रिक्वेस्ट कि आईजीबीसी ने खुद का एक बहुत अच्छा इनोवेशन इकोसिस्टम क्रिएट किया है और आप लोग ऑलरेडी हैदराबाद आए हुए हैं और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. यदि आपके पास वक्त हो तो आईजीबीसी ज़रूर उनका जो हेडक्वार्टर्स है हैदराबाद विजिट करें. वहाँ पे यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन बिल्डिंग सेक्टर इनोवेशन in terms of building materials, specifically about green building materials. So that's my request. Thank you. Great, sir. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Shashwat, for the wonderful rap that you gave towards the end. I now call upon Sanyalji to come forward to facilitate our moderators and the panelists. Yeah. Please give them a big, big round of applause. Thank you. Thank you to Matt once again. Yes, please. Dr. Matt, sorry, Mr. Matt, Dr. Patel. I announce Dr. Patel. Yeah.
Ms. Priyanka. Dr. Syed Tariq. Please clap, please applaud. Mr. Srinivas Chevia. And architect Srinivas Murthy. So we thank you all for helping us understand what this green design and green revolution is all about. Thank you once again. Fewer number of people, but we can have a lot of clap. Group photo, please. Yeah. Come. Yes, sir. So there's a special book that's been given to all of you. It's called The Power of 10,000, and it was launched yesterday. So the concept was, with a very small fund of 10,000 rupees, what big businesses can be created, and we have seen the success stories in this book. तालियां रुकनी नहीं चाहिए. Thank you. Big thank you to all the panelists and the moderators. Now, be word between